तो फाइनली स्विगी का जो आईपीओ है वो आ गया है। उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ चुकी है, तो उसके बारे में हम लोग बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड। उसके बाद में कंपनी के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 390 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 11,327 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है, जिसमें से 4,500 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी के पास जा रहे हैं। बाकी 7,000 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी के जो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जिन्होंने इस कंपनी के शुरुआती तौर पे पैसे लगाए थे या फिर इन जो स्टेप्स हैं सीड फंडिंग्स के अंदर में पैसे लगाए थे, मतलब जो फंडिंग्स होती हैं उसके बाद में सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज डी, राइट। तो उसके थ्रू जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको यहाँ पर वो अपने स्टेक बेच रहे हैं, अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अच्छा खासा लगभग 7,000 करोड़ रुपए वो उठा रहे हैं। तो टोटल जितने भी शेयर पैसे उठा रहे हैं उसमें से 60% के आसपास, 60-70 तो वही उठा रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स तो यहाँ पे होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोग जोमेटो के अंदर में चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने में मिल रहा है FIDI पब्लिक प्रोमोटर्स का यहाँ पे नहीं होता। उसी तरीके से स्विगी में भी प्रमोटर्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे FIDI ये वाले होंगे। तो यहाँ पे इनके जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है काफ़ी कम है फिलहाल के तौर में, और अब जो है अच्छी खासी बढ़ जाने वाली है। उसके बारे में तो हम अलग से फ्यूचर में वीडियो बना देंगे किस तरीके से। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रही है 4,500 करोड़ रुपए के आसपास में, वो कहाँ लगाने वाली है, किस तरीके से लगाने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी की एक स्कूटसी नाम से एक मटेरियल सब्सिडरी, मतलब एक छोटी कंपनी, दूसरी कंपनी है इनकी, इन्हीं की है पूरी की पूरी कंपनी, स्विगी वालों की ही, जो कि इंस्टामार्ट, मतलब जो आधे घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में आपके घर पे सामान पहुंचा देती है। शहरों के अंदर में इनके डार्क स्टोर्स हैं। डार्क स्टोर मतलब आपके घर के आसपास में कहीं के इनके स्टोर्स होते हैं, जिसमें ये सब्जी वगैरह, किचन का सामान हो गया, घर का दूसरे छोटे मोटे सामान हो गए, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, साबुन वगैरह, वो रखते हैं। तो आपको आधे घंटे में ऑर्डर करने के आसपास में आपको सामान है वो मिल जाता है। तो वो जो स्कूटसी वाला है उसके ऊपर थोड़ा सा उनकी कर्जा है, तो उसको चुकाना है। साथ में कंपनी वाले स्कूटसी वाला जो कंपनी है वो क्विक कॉमर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी मार्केट में, क्योंकि लोगों को ऑर्डर करते ही जल्दी से जल्दी सामान ऑर्डर मतलब डिलीवर कर दिया जाए। ये मॉडल काफ़ी अच्छा चल रहा है और फ्यूचर में इसकी काफ़ी डिमांड रहने वाली है। तो इसके अंदर में और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें कंपनी 1100-1200 करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है। साथ में ही कंपनी उसी के लिए स्कूटसी वाला जो इंस्टामार्ट है उसी के लिए डार्क स्टोर्स के लिए खर्चा करना चाहती है 755 करोड़ रुपए। और जो कंपनी का पूरा करो काम ही किस पे चलता है, ऑनलाइन के ऊपर में काम चलता है, तो उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि ऐप्स ढंग से चलें, स्पीड अच्छी रहे, कनेक्टिविटी अच्छी रहे, ज़्यादा भारी ऐप ना हो, इस टाइप से, मतलब जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट तो कि 300-700 करोड़ रुपए के आसपास में वहाँ खर्च करना चाहती है। साथ में कंपनी अपने नाम को और ज़्यादा मार्केट में फैलाना चाहती है। जैसे जोमेटो का भी अभी काफ़ी लोगों के मुंह पे नाम रहता है, तो वो बोलते हैं कि जोमेटो का भी नाम भूल जाए, हमारा ही हमारा नाम लें। उसके लिए भी हमको 1100 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, ताकि हम ही छा जाएं हर जगह। वैसे भी कंपनी आज के दिन भी काफ़ी अच्छा, लगभग 2,000 करोड़ रुपए के आसपास में खर्च करती है साल का। तो ये आईपीओ से पैसा उठाने के बाद ये पैसे भी खर्च करना चाहती है वहीं पे, राइट। तो अब देख लेते हैं कि कंपनी का और क्या क्या रीजन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें। तो कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ लेके आ रहे हैं तो बड़े नाम तो होना ज़रूरी है ही। नेक्स्ट अब कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स जो जो जिन्होंने इनिशियल टाइम के अंदर में कंपनी में पैसा लगाया था, वो काफ़ी अच्छा खासा अपना स्टेक बेच रहे हैं। कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं, जितना उनके पास में शेयर है उसका 10-15% के आसपास में बेच रहे हैं। सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है कंपनी, सबसे बड़ा नहीं, जो सबसे लोवेस्ट प्राइस के ऊपर जिसने पैसे लगाए थे, उसका नाम है एसएल इंडिया मॉरिशस वाला फंड है, जिसने 11 रुपए के अंदर में शेयर खरीदा था इस कंपनी का। और अभी जो है ये अपने अच्छे खासे शेयर्स जो है वो 390 की प्राइस के ऊपर में बेच रहा है, कि काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा इसने कमा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो और भी काफ़ी अच्छे खासे नाम हैं यहाँ पर, जिनकी जो भी अपना यहाँ पर इंडिया के और इंडिया के बाहर के जो काफ़ी शेयर होल्डर्स हैं, कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं कंपनी के ऊपर में। आज के दिन जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ भी, मतलब केस वगैरह भी चल रहे हैं कंपनी के खिलाफ में। क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चल रही है वो 4 चल रही है कंपनी के खिलाफ, डायरेक्टर के खिलाफ 2 चल रही है, और यहाँ पे सब्सिडरी के खिलाफ भी 1 चल रही है। तो पूरा पैसा जो इन्वॉल्व है इस पूरे मामले के अंदर में, जो कि खर्चा मतलब कंपनी को नुकसान हो सकता है, वो 395 करोड़ रुपए का है, जो कि टैक्स वैक्स सब कुछ मिला मिलू के जितना खर्चा हो सकता है, अगर वो टैक्स अगर कंपनी को पे करना पड़ गया तो। कंपनी के अंदर में आज को दिन देखते हैं तो MIH इंडिया फूड्स होल्डिंग BV, मतलब ये इस कंपनी का सबसे ज़्यादा स्टेक्स है, लगभग 31% के आसपास में। ये भी कुछ थोड़ा बहुत अपने स्टेक यहाँ पर बेचने का ट्राई कर रही है, लगभग 15% के आसपास में ये भी कंपनी अपना स्टेक बेच रही है, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में कंटिजेंट लाइबिलिटी हो गई। नेक्स्ट, कंपनी किस तरीके से शुरुआत हुई थी। 2013 के अंदर में कंपनी की शुरुआत हुई थी,
उसके बाद में कंपनी ने फूड डिलीवरी बिजनेस 2014 में चालू किया, फिर कंपनी ने पैसा रेज किया 2015 में, फिर 19 के अंदर में इन्होंने 500 सिटीज़ तक अपने आप को एक्सपेंड कर दिया। फिर स्विगी इंस्टामार्ट 2020 में चालू हुआ था। उसके बाद में स्विगी जीनी, बाद में मेंबरशिप प्लान इन्होंने स्टार्ट किया स्विगी वन, बाद में इन्होंने डाइन आउट नाम से नई जो एक्विजिशंस है बिजनेस जो इस फील्ड में काम कर रहे थे डाइन आउट वाले में, कि कंपनी के थ्रू आप बुक कर लो कि रेस्टोरेंट में आपको खाना खाने, तो आपको जब वहाँ पे पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको खाना खाना तैयार मिलेगा, आप बैठ के खाना खाओ। साथ में ही कंपनी जो स्विगी इंस्टामार्ट 25 सिटीज़ के अंदर में इंस्टामार्ट जो सिस्टम है वो फैल चुका था और 400 प्लस डार्क स्टोर्स खुल चुके थे और 8400 8,400 टाइप के डिफरेंट सामान जो है डार्क स्टोर्स के थ्रू कंपनी डिलीवर करना चालू कर चुकी थी। डार्क स्टोर्स आई केस आपके जो आसपास में छोटे मोटे स्टोर्स, बड़े छोटे नहीं, ठीक ठाक लेवल के स्टोर्स खुल जाते हैं स्विगी वालों के, उसके अंदर में वो सामान इकट्ठा करके रखते हैं, तो जैसे ही ऑर्डर आता है आसपास के लोगों का तो वहाँ पे उस एरिया में फटाफट डिलीवरी कर देते हैं, तो वो होते हैं डार्क स्टोर्स। नेक्स्ट अब कंपनी धीरे धीरे से करते करते 2024 के अंदर में कंपनी का आज के दिन 11 करोड़ जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। 11 करोड़ ट्रांजेक्शन्स कंपनी के अंदर में होते हैं इनके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इनके पास में मेंबर्स हैं 50 लाख के आसपास, तो जो स्विगी वन मेंबर्स हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो कंपनी की सब्सिडरी है स्कूटसी, उसके थ्रू कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। अगर आप आज के दिन हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लेटेस्ट 2024 के मुकाबले, तो वो देखा था 11,600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। उसके अंदर में से मेनली जो रेवेन्यू आया था कब सबसे अच्छा खासा वो आया था स्कूटसी की साइड से, जो कि है 5,000 करोड़ का। तो कंपनी का जितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है उसका लगभग आधा जो रेवेन्यू है तो एक ही कंपनी से, एक ही सब्सिडरी से आ रहा है, जो इंस्टामार्ट वाली कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी का ये स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ध्यान पे देख पा रहे हैं। ये स्कूटसी इसकी सब्सिडरी है, सुपर इन्फोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ये इसकी सब्सिडरी और लॉयल हॉस्पिटलिटी इसकी सब्सिडरी, फिर लिंक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये स्कूटसी की सब्सिडरी है। इतनी कंपनियां हैं कंपनी पास में। ये लॉयल हॉस्पिटलिटी वाली जो कंपनी है ये एसोसिएट कंपनी है, सब्सिडरी नहीं है। एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी के अंदर में फ़र्क होता है। सब्सिडरी जिस कंपनी में 50% ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो तो वो उस कंपनी की सब्सिडरी हो जाती है। एसोसिएट मतलब 50% या 50% से कम हो तो एसोसिएट हो जाती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के पास में कोई भी आज के दिन प्रॉपर्टी नहीं है। पूरा का पूरा कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो रेंटेड आउट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में चलता है। डार्क स्टोर्स भी कंपनी खोलती है, वो रेंट पे लेती है। कंपनी के ऑफिसेस सारे रेंट पर हैं। कोई भी प्रॉपर्टी में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट 1 रुपये का नहीं कर रखा है, रेंट पे है सारे सिस्टम। कंपनी के आज के दिन मेन जो कंट्रोल रखते हैं, चेयरमैन जो है वो हैं आनंद कृपालू जी, और दूसरे जो एमडी हैं वो हैं श्री हर्ष मेजेटी। तो ये सीईओ भी हैं और आनंद कृपालू जी ये चेयरमैन है कंपनी के। कंपनी के पास में जितने भी है जो स्विगी जी ने ये जो जितने भी जो कंपनी का नाम काम में लेती है ये सारे रजिस्टर्ड कर रखे हैं, दूसरे लोग इन नामों को काम में नहीं ले सकते हैं। कंपनी के पास में आज के दिन अगर एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो 5,500 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम करते हैं। ये उनकी बात नहीं करें जो डिलीवरी पर्सनस होते हैं, ये कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के वो डिलीवरी पर्सनस हैं, वो कंपनी के पार्टनर्स कहते हैं उनको। वो एम्प्लॉयज़ नहीं मानती है कंपनी, उनको पार्टनर्स मानती है। तो वो लगभग 2.5 लाख के आसपास में है, 2.5-3 लाख के आसपास में। नेक्स्ट कंपनी का क्या काम होता है? मेनली कंपनी का काम होता है कि जो रिटेलर होता है उस तक सामान पहुंचाना, कहाँ से, जो ब्रांड पार्टनर्स होते हैं वहाँ से सामान उठाना और बाद में होलसेलर और रिटेलर तक सामान पहुँचाना। साथ में ही अगर रिटेलर और होलसेलर होता है वहाँ से भी कंपनी सामान उठाती है और साथ में यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ पे भी पहुँचाती है, साथ में इन दोनों से मिला के भी दूसरी जगह कस्टमर होता है उस तक पहुँचाने का काम करती है। ये कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल यहाँ पर समझाया हुआ है, जो कि आप लोग आराम से पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से पैसा कमाती है। अब देख लेते हैं कंपनी का एक बार थोड़ा सा जो कंपनी के जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उनके थ्रू कितना रेवेन्यू कमाती है। तो फूड डिलीवरी वाला एक बिजनेस है जिसके अंदर कंपनी रेस्टोरेंट से खाना उठाती है और बाद में डिलीवर करती है कस्टमर के यहाँ। एक होता है आउट ऑफ होम कंजम्पशन, दैट मीन्स आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो उस बिजनेस से। साथ में कंपनी क्विक कॉमर्स जो ये इंस्टामार्ट वाला जो है, इससे बिजनेस का कंपनी अच्छा खासा कमाती है। तो यहाँ पर उसकी पूरे रेवेन्यू का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो इसको आप एक बार पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं कि मेनली कंपनी का 2024 के अंदर में कहाँ से रेवेन्यू आया हुआ है। इसके बारे में हम लोग एक बार थोड़ा सा कंपेरिजन भी करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जोमेटो को और साथ में ही कंपनी जो स्विगी है इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे।
अभी आज के दिन अगर हम लोग देखते हैं तो जोमेटो जो है वो प्रॉफिटेबल हो चुका है, पर जबकि स्विगी जो है अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, काफ़ी अच्छे खासे नुकसान में है, राइट। उसके बारे में बात करने से पहले हम लोग एक बार आई थिंक हम लोगों को कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसको एक बार समझ लेना चाहिए, ताकि हम लोग बाद में कंपेरिजन के ऊपर में चल सकें। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर में जो पैसा लगा हुआ है टोटल, दैट इज अराउंड 10,341 करोड़ रुपए टोटल लगे हुए हैं आज के दिन, जो कि टोटल पैसा लगा हुआ है इतना कंपनी में। इसमें से 7,444 करोड़ रुपए वो इन्वेस्टर्स का पैसा है, बाकी जितना भी पैसा है कंपनी में वो उधारी का पैसा लगा हुआ है। तो 10,000 में से 7,000 7,500 करोड़ रुपये आसपास इन्वेस्टर्स का पैसा है। अब इतनी ही पैसे की वैल्यू, अभी एक पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है तो उसके यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। 467 इसमें लगे हुए हैं, राइट टू यूज एसेट्स में, मतलब कंपनी एक जो नाम यूज़ करती है, जो ब्रांड वैल्यू, जो कंपनी के पास में सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी खुद की वैल्यू, सो इंटेंजिबल राइट टू यूज ऑफ एसेट्स, सॉरी राइट टू यूज ऑफ एसेट्स मतलब जो कंपनी ने किराए पे जो प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं तो वो होती है राइट टू यूज ऑफ एसेट्स। तो उसमें कंपनी ने 592 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं, मतलब उसमें पैसे लगे हुए हैं। गुडविल के अंदर में कंपनी का राइट टू यूज ऑफ एसेट से भी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, दैट इज़ लगभग 700 करोड़ रुपए पैसे में लगे हुए हैं गुडविल में, कंपनी के ब्रांड नेम के अंदर में। अदर इंटेंजिबल एसेट्स में भी कंपनी का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रखा है। एसोसिएट कंपनी जो कंपनी के पास में है उसमें कंपनी ने 60 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, और बाकी कंपनी ने 1680 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर रखे हैं। साथ में कंपनी के ये तो हो गए लॉन्ग टर्म्स की बातें, राइट, क्योंकि अगर आप किराए पे ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हो। गुडविल आपकी कंपनी है तो वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हो तो जो कि आपने अच्छा खासा जो प्रॉपर्टी किराए पे लिया, किराए पे लेने के बाद में उसमें आपने खर्चा किया उसको प्रॉपर्टी को अच्छे से सामान रखने के लिए, तो उसमें आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि इसी साल जो है हमें बेनिफिट देने वाले हैं। तो इन्वेंट्री कंपनी के पास में पड़ी हुई है 56 करोड़ रुपए की। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है 3,000 करोड़ रुपए का, जो कि इसी साल इन्वेस्टमेंट निकल के सामने आने वाला है। सो इस तरीके से कंपनी ने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कर रखे हैं। अब ये पैसा कहाँ कहाँ से आया जिसकी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं एक बार कंपनी का रेवेन्यू मॉडल। यहाँ पर कुछ आई थिंक समझने लायक कुछ ऐसे आउट ऑफ द साइट कुछ है नहीं कि जो कि कन्फ्यूजन वाला हो। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं तो वो किस तरीके से हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 11,247 करोड़ रुपए का कंपनी ने 2024 में रेवेन्यू किया, 23-24 के अंदर में, मतलब इतना पैसा कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। माल नहीं बेचा, ध्यान रखना, कंपनी ने माल जो बेचा है वो अलग होता है कि मेरे पास में 300 रुपये का मैंने सामान ऑर्डर किया तो वो कंपनी का रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू तो कंपनी का, तो उसमें से जो कंपनी का कट है, परसेंटेज है, वो कंपनी का रेवेन्यू है। तो यहाँ पे कंपनी अगर 60,000 करोड़ रुपए का माल बेचती है, वहाँ पर अगर कंपनी का 15% के आसपास ही कंपनी का उसमें से कट है तो वो कंपनी का सिर्फ वो 15% ही रेवेन्यू माना जाता है। तो यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 11,247 करोड़ रुपए का। उसमें से अगर प्लस और कर दें अदर इनकम्स को तो 386 करोड़ रुपए का, और तो यहाँ पे 11,600 करोड़ रुपए के आसपास में। उसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने निकाला, दैट इज 2,350 करोड़ रुपए नेगेटिव में निकाले हैं बिफोर टैक्स एंड नाउ आफ्टर टैक्स। तो खैर ये रहा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस, एंड ये रहा 2,255 करोड़ रुपए का कंपनी ने लॉस दर्ज किया है, जो कि अगर हम 2022 के कंपैरिजन में करते हैं तो आधा कर लिया लॉस, क्योंकि वहाँ पे 4,000 करोड़ रुपए का लॉस था, यहाँ पर 2,000 करोड़ रुपए का लॉस कंपनी में था। तो कंपनी का जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ने के साथ में कंपनी का जो लॉस है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए से रेवेन्यू बढ़ा है, सॉरी 3,000 करोड़ रुपए से रेवेन्यू बढ़ा है, तो कंपनी का जो लॉस है वो आधा हो गया है। अभी अगर कंपनी का रेवेन्यू अगर और 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ता है तो कंपनी ब्रेक इवन पर आ सकती है। तो लगभग यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए के आसपास, 14-15,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगी कंपनी का रेवेन्यू, तो कंपनी ब्रेक इवन पे आ जाएगी। दैट मीन्स कि नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर में, जिस तरीके से कंपनी का यहाँ पे इकोनॉमिक्स बैठ रही है। तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड कि अभी कंपनी का जिस तरीके से अगले साल तक आई थिंक कंपनी जो है ब्रेक इवन पे आ जानी चाहिए, फिर थोड़ी बहुत लॉस में रहनी चाहिए अगले साल तक, फिर उसके अगले साल तक कंपनी हो सकता है कि नेट प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से जोमेटो कन्वर्ट हुआ है वो भी इसी तरीके से हुआ है। साथ में कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्लो भी नेगेटिव है, बट कैश फ्लो जो है नेट प्रॉफिट्स के हिसाब से थोड़ा कम नेगेटिव है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 1,312 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में, ऑपरेटिंग कैश फ्लो की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये भी अगले साल तक पॉजिटिव आ जाना चाहिए कैश फ्लो भी।
तो कंपनी नेट प्रॉफिट कमाएगी तो पैसा अटकेगा नहीं, तो कैश फ्लो पॉजिटिव हो ही जाएगा। खैर, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का एक बार जो कॉम्पिटिटर है उसके साथ में कंपेयर करके। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर और इस कंपनी के अंदर में जो मेन डिफरेंस वो यही है कि जोमेटो का जो वैल्यू है वो है 2,22,000 करोड़ रुपए। बिकॉज जोमेटो जो है यहाँ पर आज के दिन प्रॉफिट कमा रही है। अगर हम लोग ईयरली डेटा के हिसाब से देखते हैं तो टीटीएम बेसिस के ऊपर हम देखते हैं तो 742 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला है, जबकि अपने जो कंपनी आईपीओ स्विगी वाली जो कंपनी है इसने माइनस में यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। तो अभी इसको काफ़ी, अभी हमने जैसे डिस्कस कर ही लिया कि लगभग कम 15,000 करोड़ रुपए के आसपास जाएगी, तो ये प्रॉफिट ये भी चालू कर देगी। बिकॉज जोमेटो आज के दिन थोड़ा बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करता है स्विगी के मुकाबले। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि जोमेटो जो ब्लिंकिट है, चाहे जोमेटो का खुद का प्लेटफॉर्म है, वो ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, ज़्यादा कट चार्ज कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स को। स्विगी जो है कट कम चार्ज कर रही है, जिसके लिए उनको रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा जोमेटो के कंपैरिजन में प्रॉफिट निकालने के लिए, राइट। अभी जोमेटो काफ़ी अच्छा खासा नाम भी हो रखा है मार्केट में, अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, इनकी भी अच्छी खासी बनी हुई है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपेयर करके जोमेटो को साथ में स्विगी के। तो यहाँ पर कंपनी का ये होता है ग्रोस ऑर्डर वैल्यू, GOV, ग्रोस ऑर्डर वैल्यू। तो जिसका हमने बात किया था, तो यहाँ पे 2024 के अंदर में कंपनी जो स्विगी वाले हैं इन्होंने 34,000 लगभग 35,000 करोड़ रुपए का माल जो कि कस्टमर ने ऑर्डर किया, उसमें से कंपनी ने ग्रोस रेवेन्यू निकाला लगभग 12,320 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने निकाला। उसमें से अगर हम लोग स्विगी प्लेटफॉर्म, पूरे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें इंस्टामार्ट भी इंक्लूडेड है, स्विगी का फूड वाला डिलीवरी वाला ऑप्शन भी इंक्लूडेड है, जिसमें और भी जितने भी ऑप्शन कंपनी जो सर्विसेज देती है वो सारे इंक्लूडेड हैं, डाइन आउट वाला वगैरह। तो लगभग 35,000 करोड़ रुपए का, जिसमें से इतना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, जिसमें से कंसोलिडेटेड एडजस्ट एबिटा कंपनी ने जो कमाया वो 1,800 करोड़ रुपए जो माइनस में है, राइट, जो कि पिछले सालों के मुकाबले अच्छा खासा सुधरा है। तो अब यहाँ पे GOV अगेन और सुधरेगा तो कंपनी का रेवेन्यू सुधरेगा, रेवेन्यू सुधरेगा तो नेट प्रॉफिट्स अपने ऑटोमेटिक डाउन, मतलब सॉरी ऑटोमेटिक जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो प्लस में आना चालू हो जाएंगे। उम्मीद अगले साल तक की थोड़ा बहुत नेगेटिव में या फिर ब्रेक इवन पे होने की है। एबिटा की, नेट प्रॉफिट्स की थोड़ी बहुत नेगेटिव में रहने की उम्मीदें हैं अगले साल भी। 2025 का जो रिजल्ट आने में 2024-25 का मेन रिजल्ट उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, तो कंपनी ने यहाँ पर जो फूड डिलीवरी वाला जो बिजनेस है उससे ऑलरेडी अगर हम लोग देखते हैं तो 6 महीने 2023 के अंदर में जिस तरीके से कंपनी ने रेवेन्यू निकाला था, तो यहाँ पर 6 महीने का जो डेटा है फूड डिलीवरी वाला बिजनेस ओनली, वहाँ से ऑलरेडी ये पॉजिटिव में आ चुके हैं लगभग 57 करोड़ रुपए एबिटा में, जो कि पिछले साल 43 करोड़ रुपए माइनस में थे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी बहुत जल्द पॉजिटिविटी में आ सकती है। साथ में कंपनी का आउट ऑफ द जो कंजम्पशन जो बाहर जाके डाइन आउट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर कंपनी अभी भी नेगेटिव है, बट स्टिल पॉजिटिविटी के चांसेस हैं, बिकॉज कल के पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा खासा नुकसान घटा है। बट यहाँ पर ईयरली बेसिस के ऊपर में देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ा है नुकसान, राइट, बट यहाँ पर क्वार्टरली हिसाब से देखा जाए तो घटा है, दैट इज अगेन गुड। साथ में अगर क्विक कॉमर्स की बात की जाए तो इंस्टामार्ट वालों की तरफ से, तो यहाँ पर उनका भी ये एडजस्टेड जो एबिटा है वो ठीक ठाक वहीं पर है। दैट मीन्स कि कंपनी अभी तक क्विक कॉमर्स वाला जो बिजनेस है इंस्टामार्ट वाला उसको फैलाने में लगी हुई है, प्रॉफिट जनरेशन के पीछे फिलहाल के तौर पे नहीं है। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हम देखते हैं, तो ईयरली बेसिस के ऊपर हम देखते हैं तो कंपनी उसको भी बोल रही है कि हम लोग 13,000 करोड़ रुपए या फिर 12,000 करोड़ रुपए के आसपास में जब तक इंस्टामार्ट वाला हमारा जो बिजनेस है वो पहुंचेगा तो हम ब्रेक इवन पर आ सकते हैं बेस्ड ऑन दिस डेटा। कि 5,000 करोड़ रुपए पे 2,000 करोड़ रुपए का लॉस था और यहाँ पे 8,000 करोड़ रुपए के ऊपर 1,300 करोड़ का ही लॉस है, तो ये 12,000 करोड़ रुपए के आसपास में जाएगा तो हम लोग नेट ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। बिकॉज अगर इसी चीज़ को हम लोग जोमेटो के साथ में चेक करते हैं तो जोमेटो भी 2023 के अंदर में अगर हम लोग देखते हैं तो इनकी भी जो क्विक कॉमर्स वाला जो बिजनेस है वो 6,000 करोड़ रुपए का जब वैल्यू था तो रेवेन्यू था 1,000 करोड़ रुपए का, तो इनका 1,000 करोड़ रुपए का लॉस था। और यहाँ पर इनका जो 12,000 करोड़ GOV पहुंचा तो 2,000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंचा तो इनका 384 करोड़ का ही लॉस रह गया। इसी तरीके से अगर इनका हम लोग फूड डिलीवरी वाला बिजनेस भी चेक करते हैं तो इन्होंने जो माल डिलीवरी का 26,000 करोड़ रुपए का कस्टमर्स ने सामान ऑर्डर किया, जिसमें से इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला ग्रोस रेवेन्यू जो जनरेट किया उसमें 6,000 करोड़ का था। तो वहां पर कंपनी का जो एडजस्टेड एबिटा था वो 10 करोड़ माइनस में था, क्योंकि ब्रेक इवन पे पहुंच चुके हैं। मतलब 26,000 करोड़ का कस्टमर सामान ऑर्डर करेगा तो हम लोग ब्रेक इवन पे आ जाएंगे।
उसके बाद में कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उन्होंने और सामान ऑर्डर वैल्यू, मतलब उनके तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा तो ऑर्डर बढ़ेगा तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया फूड डिलीवरी वाले बिजनेस से। इसी तरीके से स्विगी वाले भी फ्यूचर के अंदर में बहुत जल्द अगले साल या अगले साल के अगले साल तक नेट प्रॉफिट में आ जाए। अगले साल तक चांसेस हैं कि ब्रेक इवन पे आ सकते हैं एबिटा के तौर पे। सो दैट्स ऑल। अब कंपनी के बारे में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो आई थिंक कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो ठीक ठाक वहीं पर लगाई है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे उम्मीदें तो नज़र आ नहीं रही हैं, बट स्टिल कंपनी के पास में एक अच्छा खासा चैलेंज है, बिकॉज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। इसके अंदर में इंस्टामार्ट के जो क्विक कॉमर्स वाला जो बिजनेस है उसके अंदर में अमेजोन भी घुस रहा है, फ्लिपकार्ट घुसा हुआ ही है, स्विगी भी आ गया है, ये जोमेटो वाले भी हैं, और भी जो लोकल लेवल पे जो प्लेयर्स होते हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो बिज़नेस काफ़ी मतलब टक्कर का है, तो काफ़ी कंपटीशन यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। सो वैल्यू जो लगाई है वो ठीक ठाक लगाई है, जो भी जोमेटो को देखते हुए लगाई है कंपनी ने, जबकि इतनी वैल्यू जोमेटो की भी नहीं बनती है, मैं तो कहता हूँ इसकी तो कहाँ से बनेगी, राइट। क्योंकि जोमेटो की भी अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे नहीं बनती, बिकॉज जोमेटो के भी ऑलरेडी यहाँ पर क्या FDIs अभी क्या खरीद रहे हैं, खरीदने वाले जोन के अंदर में चल रहे हैं, तो कंपनी का प्राइस ऊपर भागता जा रहा है। FIs रेगुलरली बेच रहे हैं, और जो इनकी पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो रेगुलरली बढ़ रही है, राइट। तो अभी जो है ये जो बिज़नेस है ये काफ़ी हीट पे है, तो काफ़ी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल के तौर पे जो मेरी राय है वो न्यूट्रल है काइंड ऑफ। बाकी आपके सामने मैं पूरी रिसर्च मैंने अब जो भी मैं बता सकता था वो बता दिया, बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर IPO में पैसा लगाते भी हैं तो अगर थोड़ा बहुत गेन मिलता है, लगाते हैं तो मिलता है तो, लेकिन निकल जाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। होल्ड करना यहाँ पर, जोमेटो का भी शेयर तभी भागा जब कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट जारी करना चालू कर दिया, उसके बाद भागा है, उससे पहले तो जोमेटो का भी नीचे ही रेंग रहा था। दैट्स ऑल। बाकी कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आई होप यू गेन्ड नॉलेज थ्रू दिस वीडियो। सी यू टुमारो।